चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट के अंदर, अर्धचालक और लॉजिक गेट के अंदर जो भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, उनकी चर्चा करेंगे। तो दिल थाम के देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कुछ कुछ तो कम से कम समझ में आ जाए कि अच्छे से आप एग्जाम दे सको। चलिए देखते हैं कहानी में क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। ये ऑलरेडी 2 मार्क्स के अंदर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पी टाइप का मतलब क्या होता है कि यदि किसी शुद्ध अर्धचालक या जर्मेनियम या कह सकते हैं सिलिकॉन के अंदर जब हम त्रिसंयोजी अपद्रव्य को मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, पी टाइप मिलता है। वही हम किसको मिलाते हैं, पंच संयोजी अपद्रव्य को मिलाते तो हमको कैसा मिलता है, एन टाइप मिलता है। और उस समय भी बार बार हमने बोला था कि दोनों, चाहे वो पी टाइप हो चाहे वो एन टाइप हो, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। आप याद ऐसे पता नहीं कैसे याद मैक्सिमम लोग कर लेते हैं कि पी टाइप है तो पॉजिटिव होगा, एन टाइप है तो निगेटिव होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पी हो चाहे एन हो, दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। 2 मार्क्स वाले में ही बताए थे, पक्का कि अभी तक आते आते भूल ही गए होंगे। याद रखिए 5-7 दिन बचा है एग्जाम में। तो कह सकते हैं जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु जोड़े जाते हैं तो अपमिश्रित अर्धचालक को क्या बोलते हैं, पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब जैसे पी टाइप के अंदर हमारा होल्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम होते हैं। होल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो कह सकते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन से होते हैं, होल्स होते हैं, जबकि अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहक होल्स होंगे तो उनकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो लिख सकते हैं होल्स की संख्या क्या है, ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। और याद रखिए एकदम अच्छे से, पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, पर कुल आवेश शून्य होता है। मतलब इसके ऊपर ना ही धन आवेश होता है ना ही ऋण आवेश होता है, चाहे वो पी हो चाहे वो एन हो। एकदम दिमाग में डाल के रखना है। ये हो गया हमारी पी टाइप की बात। अब हम बात करते हैं एन टाइप की। जैसा पहले था कहानी, सेम कहानी। यदि हम किसको मिलाएं, पंच संयोजी अपद्रव्य को मिलाएंगे, किसमें, शुद्ध जर्मेनियम चाहे सिंपल सा कहते हैं शुद्ध सेमीकंडक्टर में, तो हमको क्या मिलेगा, एन टाइप मिलेगा। मतलब पंच संयोजी या त्रिसंयोजी का मतलब क्या होता है, पंच संयोजी का मतलब जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पंच संयोजी कहलाते हैं, जिसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस त्रिसंयोजी कहते हैं। ऑलरेडी 2 मार्क्स के अंदर देखे हैं। तो जब शुद्ध जर्मेनियम या क्रिस्टल सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 संयोजी अपद्रव्य परमाणु जोड़े जाते हैं तो अपमिश्रित अर्धचालक को क्या बोलते हैं, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। इजी, मतलब अब पिछले वाले केस में होल्स ज्यादा हुआ करते थे, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो कह सकते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल्स या छिद्र कह सकते हैं, कहीं छिद्र भी लिखा रहता है कहीं होल भी लिखा रहता है, तो वो होते हैं। तो यहां से जो संख्या किसकी ज्यादा होगी, बहुसंख्यक आवेश वाहक की संख्या ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। और यहां भी क्लियरली लिखे हैं कि आवेश क्या होता है, शून्य होता है। तो चाहे एन हो या पी हो, एकदम दिमाग में डाल लीजिए, चाहे एन हो या पी हो, आपको आवेश क्या मिलेगा, शून्य ही रहेगा दोनों केस में। नेक्स्ट हमारा क्या है, और भी कुछ पूछा था क्या इसमें, और वो पीएन संयोजी डायोड की क्रिया को समझाए। चलिए क्रिया को समझते हैं, ठीक है। उसकी क्रिया क्या होती है, अग्रदिश या फॉरवर्ड बायसिंग होती है, और दूसरा क्या होती है, रिवर्स बायसिंग कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, यदि हमारे एन वाले साइड को, एन जो साइड है पीएन जंक्शन डायोड का, एन साइड को निगेटिव के साथ और पी साइड को यदि हम पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे तो इसको बोला जाता है अग्रदिशिक या अग्र बायस या फॉरवर्ड बायस। इतनी सी कहानी। अब क्या, जब किसी पीएन संधि डायोड से बैटरी को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि बैटरी का धन टर्मिनल पी भाग से, देखिए धन टर्मिनल पी वाले भाग से तथा बैटरी का ऋण टर्मिनल एन भाग से जुड़ा हो तो पीएन संधि डायोड को अग्रवायसित कहा जाता है, और ऋणात्मक टर्मिनल किससे, एन से। इतना छोटा चीज है, याद रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, पी क्षेत्र में होल को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल द्वारा प्रतिकर्षित किया जाता है। अब जैसे सोचिए ये पी है तो इसमें कौन ज्यादा होते थे, होल्स होते थे, और ये पॉजिटिव, जानते हैं होल्स के पास क्या होता है, धन आवेश होता है। तो ये पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। क्यों भैया, धन धन क्या करता है, निधन हो जाता है, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करता है, तो इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा। उसी तरह ये एन टाइप है तो एन में कौन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स।
इसको जोड़ दिया गया किसके साथ, माइनस वाले के साथ, तो इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये जो बीच का दिख रहा है ये बहादुर क्या हो जाएगा, इसका साइज छोटा होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन को बैटरी के ऋण टर्मिनल द्वारा प्रतिकर्षित किया जाता है, जैसा अभी हमने आपको समझाया। आगे निरोधी विभव तथा अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। अब चूंकि ये दोनों को धक्का देके ये वाले पोर्शन को क्या कर दिया, ये कम कर दिया, ठीक है। और इसलिए कह सकते हैं जो विरोध करने वाला विभव है यहाँ पर पोटेंशियल जो अपोजिट जनरेट होता है वो कम हो जाता है। अगर बायस निरोधी विभव का विरोध करता है और संधि डायोड से धारा प्रवाहित होने देता है, तो आपने पढ़ा होगा अगर बायसिंग के केस में, फॉरवर्ड बायसिंग के केस में करंट फ्लो होती है, जबकि रिवर्स बायसिंग के केस में करंट फ्लो नहीं होता है, तो इसमें करंट फ्लो होने देगा। इतना सा चीज है आपका अगर बायस के अंदर। अब पास बेसिक बायस या पास बायस या रिवर्स बायस में क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा। वहां हमने क्या किया था पिछले वाले में, पी वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़ा था और एन वाले को निगेटिव के साथ, लेकिन यहां क्या करेंगे, पी वाले को निगेटिव के साथ और एन वाले को पॉजिटिव के साथ। ओके, तो कहानी में क्या होगा, पी वाले में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जो ही निगेटिव के साथ जुड़ेंगे इसको इस तरफ फोर्स लगेगा। एन वाले में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके ऊपर जो ही फोर्स लगेगा वो इस तरफ आएगा, जिसके कारण क्या होता है, इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं होने देती है। तो यही कहानी है। तो लिख सकते हैं जब किसी पीएन संधि डायोड से बैटरी को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि बैटरी का धन टर्मिनल एन से धन धनाधन धन एन के साथ तथा बैटरी का ऋण टर्मिनल पी भाग से जुड़ा हो, तो पीएन संधि डायोड को क्या बोलते हैं, पास बायसित कहते हैं। एकदम इजी है। पी क्षेत्र में होल बैटरी के निगेटिव टर्मिनल द्वारा आकर्षित होते हैं, जस्ट अभी बताए। मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा आकर्षित होते हैं, ये भी अभी जस्ट बताए। इस प्रकार बहुसंख्यक वाहकों को जंक्शन से दूर खींच लिया जाता है। बाहर जंक्शन ये है, इससे दूर दोनों चला गया, फिगर में भी क्लियर है। निरोधी विभव तथा अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। पिछले वाले में इसकी चौड़ाई इतनी सी थी, अब की बार चौड़ाई बढ़ गई, जिसके कारण क्या होता है, धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो पीएन जंक्शन से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये इस केस में भी एक्सेप्शन है जेनर डायोड, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि धारा प्रवाहित, एक जेनर वोल्टेज जब मिलता है उसको तो धारा प्रवाहित होने देती है। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, एक ट्रांजिस्टर की दोलित के रूप में क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, अब हमको इसको किसकी तरफ व्यवहार करवाना है, ट्रांजिस्टर एज ए ऑसिलेटर। ठीक, अब ऑसिलेटर का मतलब क्या है, यदि कोई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का कोई धारा आ रही है तो उसको क्या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में देना, मतलब कोई डीसी आ रहा है तो उसको एसी में कन्वर्ट कर देगा। वो कौन होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजिस्टर, या कह सकते हैं हाँ ट्रांजिस्टर। ओके, तो कह सकते हैं वह परिपथ जो किसी दी गई आवृत्ति के लिए विद्युत दोलन उत्पन्न करता है उसे दोलित परिपथ या टैंक परिपथ कहते हैं, या कह सकते हैं जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दे उसको। आगे फिगर में देखेंगे अपन लोग। ठीक है, उसके लिए जो आवृत्ति होती है, दोलित परिपथ की आवृत्ति होती है कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है, आप याद करोगे, मतलब याद करके रखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है। ठीक है, इसमें नॉर्मली 3 पार्ट होते हैं, ट्रांजिस्टर, परावर्तक, टैंक परिपथ, और हमारा तीसरा कौन सा होता है, फीडबैक परिपथ। ये बुक में भी आप अच्छे से देख सकते हो, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएं क्योंकि इसको समझना में काफी टाइम लगता है। मान के चलिए आप यदि हम समझाने के लिए आ जाए कंप्लीट इसको समझाने के लिए, तो कम से कम भी आपको 45 मिनट से 50 मिनट लग जाएगा, तब जाके आपको अच्छे से क्लियर होगा कि क्यों और कैसे हो रहा है। तो इसको बुक से भी थोड़ा देखिएगा। तो ट्रांजिस्टर दोलित के लिए 3 चीज आवश्यक होती है, पहला होता है टैंक परिपथ, दूसरा ट्रांजिस्टर परावर्तक, और तीसरा फीडबैक या प्रतिपुष्टि परिपथ। ठीक है, ये फिगर बना सकते हैं, बना लीजिएगा यदि पूछता है तो, 2019 में पूछा है। अब जैसे ये फिगर देख रहे हैं, यही फिगर आपको बनाने हैं। ओके, यहाँ पे हमारा
एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक दूसरा इंडक्टर L1 लगा हुआ है, सारी की सारी चीज आपकी कहानी में लिखी गई है। यहाँ हमारा बैटरी लगा हुआ है, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इन सब को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पूरा परिपथ तैयार करते हैं। तो इसकी पूरी कहानी हमको किसमें मिलेगी, जैसे हमारे पास आउटपुट पे भी हमने क्या बोला कि हमको एसी मिलता है, यही बोले ना। तो इनपुट में हमारा क्या आएगा, इनपुट में हमारा जाएगा डीसी और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, एसी। तो देख रहे हैं आउटपुट सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो एसी का एकदम ये फिगर को समझना कि ऐसा ही क्यों हुआ, अब थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहे हैं। आप इस फिगर को बना दीजिएगा, इसके बाद जो कहानी है उसको लिख दीजिएगा। यहाँ इंडक्टर है, ये भी इंडक्टर हमारा लगा हुआ है, इससे हमको क्या मिलता है, इससे हमको आउटपुट मिलता है। और ज्यादा डिटेल में जाना तो बाबू आप बुक को देखिए, आएगा समझ में। चलिए इसको साफ कर दें। तो इस पूरी कहानी को आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि समझना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, अब देखिए ये जैसे क्वेश्चन है, ये इजी है, इसको तुरंत समझाएंगे आप तुरंत समझ लोगे, लेकिन उसको समझाते समझाते टाइम लगेगा। फिर भी आपको यदि पीछे कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मुश्किल है समझना। इसलिए कुछ चीजों क्या है, टाइम कम है तो समझो भावनाओं को। क्या कह रहा है, ऊर्जा पट्टियां क्या है, इसके निर्माण कैसे होता है, चालक, अर्धचालक तक कुचालक पदार्थों के अंतर को ऊर्जा पट्टियों की संरचना के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दोनों में लगभग लगभग ठोस के बैंड सिद्धांत को समझाया, इसके आधार पर सब कुछ। दोनों 2010, 18 और 13 में लगभग लगभग सेम ही क्वेश्चन पूछा गया। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर ऊर्जा पट्टियां क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, और दूसरे के अंदर चालक, अर्धचालक, कुचालक में अंतर ऊर्जा पट्टी के हिसाब से। तो अब जैसे किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन के पास मौजूद ऊर्जा, किधर गया भाई, पास मौजूद ऊर्जा की सीमा को ऊर्जा बैंड के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा बैंड किसको कहते हैं, किसी ठोस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास एक ऊर्जा की सीमा है कि यहां से यहां तक की सीमा, उसी सीमा को क्या कहते हैं हम लोग, एनर्जी बैंड या ऊर्जा पट्टी कहते हैं। ओके, अब ऊर्जा बैंड का निर्माण कैसे होता है। अब सोचिए, इलेक्ट्रॉन अकेला तो रहेगा नहीं किसी ठोस के अंदर, उसके आसपास क्या रहेंगे, दूसरे एटम भी रहेंगे, मतलब उसी के दूसरे एटम भी तो होंगे, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, उसके पास भी न्यूक्लियस होगा। तो वो लोग क्या करेंगे, बाजू, मतलब कोई यहाँ खड़ा है, बाजू में कोई बंदा दूसरा है, तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, तो वो हमको डिस्टर्ब तो करेगा। उसी तरह एक एटम के पास दूसरा एटम भी रहता है, तो वो पहले वाले को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो डिस्टर्ब करने की वजह से क्या होगा, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है वो दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक नीचे एक ऊपर, तो इसी को कहते हैं ऊर्जा बैंड। तो कह सकते हैं ऐसा, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु के संपर्क में आता है तो अन्योन्य क्रिया के कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाती है। एक ऊर्जा स्तर मूल ऊर्जा स्तर के नीचे और एक थोड़ा ऊपर होता है, इसलिए ये एक बैंड बनाते हैं जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। मतलब एक बाजू वाला ने डिस्टर्ब किया, जिसके वजह से हमको क्या बन गया, दो ऊर्जा बैंड बन गए, एक मेन जो है एक उससे नीचे, एक उसके ऊपर। अब ये दो टाइप के एनर्जी बैंड बनते हैं या ऊर्जा बैंड बनते हैं, एक को बोला जाता है चालन बैंड, दूसरे को बोला जाता है संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड का मतलब है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉर्मली कहाँ पाए जाते हैं, संयोजकता बैंड के अंदर, इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन पड़े ही रहते हैं। जबकि चालन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो केस के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे इंसुलेटर रहेगा, ठीक है, कुचालक तो उसके अंदर नहीं रहेगा। तो पहले इस दोनों बैंड को समझते हैं क्या होता है। पहला है ऐसा बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे संयोजकता बैंड कहते हैं। मतलब जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जहां पाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, संयोजकता बैंड। यह बैंड हमेशा इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा होता है, हर एक एटम के पास बाहरी कक्षा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब तो वो बाहरी कक्षा है, इसलिए हमेशा भरा रहता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह नहीं होता, मतलब इसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन आ जाएं धारा प्रवाहित नहीं होगा। धारा प्रवाहित होने के लिए इलेक्ट्रॉन को कहां होना पड़ेगा, चालन बैंड के अंदर। तो चालन बैंड क्या होता है, ऐसे बैंड जिनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता है उसे चालन बैंड कहते हैं। नॉर्मली नहीं रहता है। ओके, अब कंडक्टर के केस में रहता है, उसे पता ही नहीं चलता संयोजकता बैंड कहां है और चालन बैंड कहां है। यह बैंड आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाता है, पहला पॉइंट लिख सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा प्रवाहित होती है।
जस्ट बोला संयोजकता बैंड के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती है, किसके कारण होती है? चालन बैंड के कारण। ओके अब यहां से आप समझ जा सकते हो कि हमारे पास तीनों में अंतर बताना, यही फिगर तीनों है। आप जब लिखोगे तो तीनों फिगर को अर्धचालक के साथ अर्धचालक का, कुचालक के साथ कुचालक का और चालक के साथ चालक का फिगर बनाइएगा। तो सबसे पहले है इसको जो बोला जाता है, ये जो अंतराल है फॉरबिडन एनर्जी गैप, या हिंदी में इसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। यदि वर्जित ऊर्जा अंतराल चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच काफी होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं। यदि कम होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। और जिसमें नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? चालक। इसका मतलब क्या है? इसमें चालन बैंड खाली रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं रहेगा, इसमें इक्का तुक्का रहेगा, थोड़ा सा एनर्जी इसको दी जाएगी, फटाक से चालन बैंड में चला आएगा। और इस केस में इसमें और इसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे भरे रहते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है तो स्वाभाविक है ये हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को धारा प्रवाहित होने के लिए फ्री रखेगा। इतनी सी कहानी अपने को क्या करनी है? लिखनी है। चलिए, चालन बैंड ऐसे पदार्थ हैं जिसमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है। जस्ट पीछे बोले फिगर भी बनाए थे, ये वाला फिगर चालक के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या है? दोनों के बीच में कुछ गैप दिख रहा है? बिल्कुल नहीं है, तो शून्य है। दूसरा, जैसे लोहा, एल्युमिनियम और तांबा, अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कम होता है। अर्धचालक ये कम है इसके रिस्पेक्ट में। और जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। और कुचालक ऐसे पदार्थ जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत अधिक या अधिक होता है, जैसे हमारा प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या है? हमारे कुचालक है। तो इस तीनों को लिखने के साथ राइट हैंड साइड में इसका फिगर जो पीछे देख रहे हैं उसको बनाइएगा परफेक्ट। नेक्स्ट हमारा है जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है? जेनर डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो अग्रदिशिक तो होता ही, मतलब फॉरवर्ड बायस में तो काम करता ही है, लेकिन एक वोल्टेज के पर, मतलब जिसको भंजन वोल्टेज कहते हैं या जेनर वोल्टेज कहते हैं, उस वोल्टेज पे आने पे वो रिवर्स डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में भी धारा को प्रवाहित होने देता है। तो ऐसे डायोड को क्या बोलते हैं? जेनर डायोड कहते हैं। पढ़ा है आपने, तो कह सकते हैं जेनर डायोड एक प्रकार का पीएन डायोड है जो एक साधारण डायोड की तरह विद्युत प्रवाह को आगे की दिशा में बहने की ही नहीं, बल्कि यदि वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से, जिसे जेनर वोल्टेज या भंजन वोल्टेज भी कहा जाता है, ज्यादा हुआ तो उल्टी दिशा में भी बहने की अनुमति देता है। जस्ट मतलब फॉरवर्ड तो जाने देगा ही देगा, बैकवर्ड भी जाने देगा जब उसका वोल्टेज कितना हो जाए? भंजन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज। जेनर डायोड अत्यधिक डोप किया गया क्या होता है? पी साइड और एन साइड से बना डायोड है। इसके कारण बनने वाला अपचय प्रत बहुत पतला, लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर या 1 माइक्रोन कह सकते हैं होता है, या मीटर छूटा हुआ है, भावनाओं को समझ के लिख सकते हैं, या 1 माइक्रोन याद रखेंगे। यह डायोड के अनुप्रयोग की बात करें, छोटे परिपथ में वोल्टेज नियंत्रक के लिए, दूसरा चीज स्विचिंग ऑपरेशन के लिए, और विभिन्न सुरक्षा सर्किट में इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे इसके उपयोग। ये उसका डायग्राम है हमारा, कुछ इस टाइप का देखे होंगे आप लोग प्रैक्टिकली नहीं, मतलब बुक में देखे होंगे। प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं? प्रैक्टिकली तो कुछ अजीब सा दिखता है। अब क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी। एक मिनट, क्वेश्चन हम ठीक से ना पढ़े थे का? अच्छा, जेनर डायोड के क्या है और लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी के बारे में पूछा गया है। जेनर डायोड तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। लाइट इमिटिंग डायोड या इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। मतलब क्या है कि यदि इसको करंट दिया जाता है तो इस डायोड से लाइट निकलनी शुरू हो जाती है, विकिरण होना शुरू हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड। तो कह सकते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक ऐसी युक्ति है जो किसी बाह्य बैटरी से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इतनी सी कहानी एक लाइन की। यह एक प्रकार का पीएन संधि, पहले इसको लिख लीजिएगा फिर इसको लिखिएगा।
पीएन संधि है जो साधारण पीएन संधियों से बहुत अधिक अपमिश्रित होता है, मतलब डोपिंग ज्यादा की जाती है, या अगर अभिनति में विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस पे ही काम करता है। चलिए हो गया। ये ऐसा कुछ देखे होंगे आप लोग एलईडी को, और यदि सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो देख रहे बैटरी लगा हुआ, यहां से विकिरण होना शुरू हो गया। ठीक, एकदम इजी है। इसका उपयोग जैसे कहाँ होता है, कंप्यूटर में, कैलकुलेटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में एलईडी का उपयोग किया जाता है। देखते हैं बत्ती जलते रहती है। टीवी में कैसे बत्ती जलती है, एलईडी टीवी सुने होंगे नाम, यूज होता है। टीवी एलसीडी के रिमोट कंट्रोल में, रिमोट में भी हम वो देखते हैं बाहर एक बल्ब लगा रहता है, कैसा, कहाँ गया, ऐसा वाला, तो वो कैसा, वो भी एलईडी हमारा होता है। और दीपावली वगैरह में जो बल्ब जलाते हैं उसमें भी सुनते होंगे एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब है, घर में लगा हुआ है 9 वाट का एलईडी बल्ब है। तो सब जगह तो एलईडी ही चल रहा है अभी, तो एलईडी तो टेक्निकली यूज कर ही रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, दृष्टि कारक क्या है, पीएन संधि डायोड को अग्र बायसित अभिलक्षण, पार्श्व बायस अभिलक्षण में कैसे प्रयोग किया जाता है, और पीएन संधि डायोड के धारा विभव अभिलक्षण को ग्राफ पर दर्शाएं। ठीक है, दोनों सेमी क्वेश्चन है। डायोड का वोल्टेज धारा अभिलक्षण वक्र खींचे और उसके मुख्य प्राचल का अंकन करें, प्राचल। ओके, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला पार्ट में दृष्टि कारक क्या होता है ये। ओके, दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे अग्र बायस और पार्श्व बायस, ऑलरेडी इसकी हम बात कर चुके हैं पहले। और ये ग्राफ खींचना है किसका, वोल्टेज धारा अभिलक्षण का वक्र खींचना है, तो उसकी बात करते हैं। पहला व्हाट इज रेक्टिफायर, या कह सकते हैं पहला जो हमारा पार्ट है, दृष्टिकारी क्या होता है। दृष्टिकारी क्या होता है, जो एसी को डीसी में बदलते हैं उसी को हम लोग दृष्टिकारी कहते हैं, एकदम आसान सा भाषा में। तो कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तन के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे दृष्टिकारी कहते हैं, और दृष्टिकारी बनाने के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। ओके, इसमें हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक अर्ध तरंग दृष्टिकारक, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारक। अब इस दोनों को समझते हैं, समझ लेंगे तो आसानी होगी आपके लिए, तो इसको नोट कर लेंगे, इजी है एसी को डीसी में बनाना। अच्छा, सिर्फ दृष्टिकारी पूछा था ना, ये नहीं ना पूछा है, ठीक है। अब पीएन संधि डायोड के बारे में ऑलरेडी ये पूरा हम लोग कर चुके हैं। ये ऑलरेडी आप सीधे नोट करना चाहे कर सकते हैं, ऑलरेडी वही सब बात कर रहे हैं जो इससे पहले 2 मार्क्स में और इससे पहले भी किए हैं, सब एक साथ आ गया है। और ये इसका वक्र होता है, इसको भंजन वोल्टेज कहते हैं। जब यहाँ पे आएगा तो करंट फ्लो होने देता है, जेनर डायोड के केस में, और यहाँ भी सेम। तो इसको आप ध्यान में रखोगे, जो भी है चीजें टर्म्स हैं उसको आपको बताना है, इस पर कुछ डिटेल नहीं बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा दृष्टिकारक के रूप में अर्धचालक डायोड की क्रिया का वर्णन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग चर्चा किसकी करेंगे, अर्ध तरंग दृष्टिकारक और पूर्ण तरंग दृष्टिकारक। तो दृष्टिकारक या दृष्टिकारी क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ओके, तो अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग इसकी चर्चा अभी करते, सिर्फ समझने की बात है और कुछ नहीं इसके अंदर रखा हुआ। अब देखिए, अर्ध तरंग का मतलब है जैसे हमारे पास जो एसी होता है प्रत्यावर्ती धारा, वो कुछ ऐसा होता है। ओके, अब इसको हम ऐसे बनाए हैं, ये हमने डायोड लगा दिया। ठीक है, अब जब ऐसा, इसका कौन सा पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये हमारा नीचे का पार्ट है। जब ऊपर का पार्ट जा रहा था उस समय मान लीजिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और ये कॉइल है ये दूसरा कॉइल है, ये प्लस रहेगा तो ये उल्टा बनाएगा। ठीक है, तो जब ये जा रहा था तो ये करंट को इस डायरेक्शन में जाने दे रहा है, ऐसे। ठीक है, तो जाने दे रहा, तो डायोड अभी कैसे काम कर रहा है, फॉरवर्ड की तरह, तो अभी करंट को फ्लो होने देगा, तो मतलब जो गया था वो बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन जब इसका नीचे का पोर्शन जो दूसरा वाला पोर्शन है वो जब जाना चाहेगा तो
अब की बार जब ये जा तो ये माइनस बना था, ये प्लस बना था। अब जब नीचे वाला जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस, इसका उल्टा इस पे बनेगा। ठीक है, अब करंट किस तरफ से जाना चाहेगा? इस तरफ से। लेकिन डायोड रिवर्स बायस में तो काम करता नहीं है, तो क्या करेगा? करंट को फ्लो होने नहीं देगा, मतलब करंट नहीं पास करेगा, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? नीलबट्टा सन्नाटा। तो आउटपुट में हमको कुछ नहीं मिला। तो मतलब यह है कि जब दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो आ जाएगा बाहर, लेकिन नीचे वाला पार्ट नहीं आएगा। नहीं ना आया, तो ये क्या हाफ वेव रेक्टिफायर इसी को कहते हैं कि आधे वेव को तो जाने दिया, आधे वेव को रोक दिया, मतलब नहीं जाने दिया। तो यही कहानी यहां लिखा हुआ है। ऐसी दृष्टिकारी परिपथ जो प्रत्यावर्ती धारा की केवल अर्ध तरंग को ही धारा में बदलता है, उसे क्या बोलते हैं? अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर केवल एक डायोड लगा रहता है। इस बार आपको पूछा है कि फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में कितने डायोड होते हैं? तो 2 होते हैं। ये तो हाफ है, तो हाफ में कितने होते हैं? 1 होते हैं, जो यहां हमको दिख रहा है, एक ही है ना। या कंप्लीट कहो तो यहां भी कितने हैं? 1 ही है, तो 1 ही होता है। यह सबसे सरल दृष्टिकारी परिपथ होता है। ठीक है, इसकी दक्षता या क्षमता कह सकते हैं 50% के आसपास होती है। इतनी सी कहानी है। अब बात करते हैं अर्धतरंग दृष्टिकारी कार्यविधि, जो अभी हम पीछे आपको समझाए हैं, वो सारी चीजें यहां पे आपको लिखी गई है, आप इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अब इस केस को थोड़ा समझते हैं। पूर्ण तरंग का मतलब क्या? पूरे के पूरे वेव को वो जाने देगा आउटपुट में। चलिए मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट वाला है, ये हमारा सेकंड वाला है। तो जब फर्स्ट वाला गया तो ये सेम कहानी थी, तो उस टाइम में हमारा क्या होगा? इस डायोड से ऐसे करके जाएगा और यहाँ से जो हमारा लोड लगा के रखे हैं ये कंप्लीट हो गया, सर्किट चला गया। ठीक है, मतलब ऊपर वाला भी आउटपुट में चला गया। जब नीचे वाला जाएगा उस टाइम में ये नीचे से एक दूसरा डायोड लगा के रखे हैं, ये इधर से जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। तो हमारा क्या, इसको भी ये जाने दिया। ठीक है, लेकिन इस केस में भी ऐसे इंटर हुआ था, इस केस में भी ऐसे ही इंटर हुआ था, मतलब ये भी ऊपर ही दिखाएगा, इसको भी ऊपर ही दिखाएगा। तो कहते कंप्लीट वेव के लिए हमको क्या मिलता है? कुछ ऐसा। तो पूरा का पूरा तरंग क्या हो गया? बदल गया। किसमें? डीसी के अंदर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। तो कह सकते हैं वह दृष्टिकारी जो निवेशी प्रत्यावर्ती धारा को धन और ऋण दोनों अर्ध चक्रों को दृष्ट धारा में परिवर्तित कर दे, अर्थात निवेशी प्रत्यावर्ती धारा का लगभग पूर्ण भाग दृष्ट धारा में परिवर्तित कर दे, उसे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। इसकी दक्षता लगभग 80% होती है और इसके अंदर 2 डायोड उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, आपको पूछा है ऑब्जेक्टिव के अंदर, शायद मॉडल पेपर के अंदर, कितने डायोड यूज करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक डायोड ये और दूसरा डायोड D2 ये नीचे। तो याद रखेंगे अर्ध तरंग में 1 और पूर्ण तरंग में 2। और ये इसकी कहानी है जो अभी हमने आपको समझाया है थोड़े से शब्दों में, इसको आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अब 7th नंबर क्वेश्चन जो 2014, मतलब 2014 में क्वेश्चंस जम के पूछे गए। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए नैंड गेट संयोजित परिपथ की सत्यता सारणी बनाए एवं इस परिपथ द्वारा की जाने वाली यथार्थ तर्क सक्रियता का अभी निर्धारण कीजिए। चलिए समझते हैं। ये जो हमारा नैंड गेट का जो फिगर देके रखा है, ओके, इसमें क्या है? एक इनपुट और हमारा एक आउटपुट। याद होगा नैंड गेट का मतलब क्या होता है? एंड प्लस नॉट। तो मतलब यदि यहां से ये एंड हमारा क्या 0 दिया तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1 1 1 0। ऐसा ही मिलेगा ना नैंड गेट का। चलिए बात करते हैं। अब शुरुआत करते हैं इससे। यदि हमारा ए मान लो 0 है तो ये पॉइंट भी हमारा जो ये होगा ये भी 0, ये भी 0। तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? ये भी 0, ये भी 0। तो आउटपुट हमको क्या मिला? 1 मिला। तो सेम कहानी, ये वाला भी 0, ये भी 0। तो आउटपुट में हमको क्या मिला? एंड में हमको 0 मिलता, आउटपुट में हमको क्या मिलता? 1 मिलता। वहां से भी यहां से भी। यदि मान लो ये 1 होता तो ये भी हमारा 1 होता और ये भी हमारा क्या होता? 1 होता। तो हमको आउटपुट में क्या मिलता?
ये भी 1, ये भी 1, आउटपुट में हमको 0 मिलता। सेम कहानी, एंड में हमको 1 मिला और आउटपुट में हमको क्या मिलता, 0 मिलता। तो यदि आपको ये समझ में आता है तो ये भी इजी है अंडरस्टैंड। तो इट इज क्लियर दैट हियर द लॉजिक ऑपरेशन क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश। इजी था, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको ये बनाना है, ये नहीं बनाना, ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिया गया था। चलिए नेक्स्ट में हमको दिया गया है दो नीचे दिए गए चित्र के अनुसार दो परिपथ दिए गए हैं, जिसमें नैंड गेट जुड़े हैं। इस दोनों परिपथ द्वारा की जाने वाली तर्क संकेता का अभी निर्धारण कीजिए। मतलब 2015 तो एकदम गर्दा उड़ेले था नहीं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन के अंदर हमारा ये क्या है, नैंड गेट है। ओके, अब ए बी के रिस्पेक्ट में हम लोग नैंड गेट का पढ़ चुके हैं, एंड प्लस नॉट। तो एंड के लिए हमको क्या मिलता है, यदि 0 0 होता तो ये एंड के लिए मिलता, ये हमारा नैंड के लिए मिलता। ठीक है, मतलब जब 0 ये सब इनपुट में जाता तो हमको यहां से y डैश क्या मिलता, ये सब मिलता 1 1 1 0, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ओके, अब यदि मान लो यहां से 1 जा रहा है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, होगा होगा ना। तो हम लोग पीछे भी देखे थे, पीछे वाले क्वेश्चन में यदि 1 1 1 जा रहा होता, सेम कहानी यही वाला था ना, 1 1 जा रहा होता तो आउटपुट में क्या मिला, 0। ठीक है, तो 1 1 जा रहा होगा, y1 क्या होगा 1, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, 0। ये तो पिछले वाला ही क्वेश्चन है, जैसा पीछे वाला था वैसा यही वाला था ना शायद, हाँ यही तो था। तो 1 जा रहा होगा दोनों के लिए, तो 1 जा रहा होगा दोनों के लिए तो 0 मिलेगा, तो आउटपुट 0, ये भी 0। ठीक है, ये भी 1 गया 0। लेकिन जब 0 गया था इस वाले केस में तो हमको क्या मिला था, 1, तो 1। कहानी इतनी ही सी है। तो सिर्फ थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कैसे आप इसको यूज करते हैं। ये अच्छे से समझाए, इसको भी समझने के लिए उसको यूज किए। आप आराम से बैठ के सोचिएगा, पक्का वाला समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा ऐसा है, ये तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि मान लो यहां से क्या गया हमारा 0, ओके, और मान लो यहां से भी 0 गया, तो हमको आउटपुट में जब 0 जाता था तो इस वाले केस में 1 मिला। मतलब हमको y1 की वैल्यू क्या मिलती, 1, और y2 की वैल्यू क्या मिलती, यदि 0 0 जाता तो 1। तो जब a हमारा 0 और b भी 0 तो y1 हमको कितना मिला, 1, और y2 हमको क्या मिला, 1। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बन गया, नैंड गेट बन गया। नैंड गेट का ऑलरेडी हम लोग पहले से जान रहे हैं कि यदि 1 1 होता है तो आउटपुट क्या हमको मिलता है, 0। सेम कहानी यहाँ 0 1 रहता, 0 1 रहता तो जस्ट उसके हिसाब से y1 हमारा 1 और y2 हमारा 0। सेम ऐसे ही, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स है। ये नॉर्मली आपको नहीं पूछे जाते हैं आज की डेट में इस टाइप से, तो एकदम आराम से समझिएगा, सब कहानी पीछे से आई है। नेक्स्ट कह रहा है एक पी टाइप अर्धचालक की बैंड पीएन जंक्शन एक वाल्व है, व्याख्या करें। ओके, ये पहला पार्ट है इसका। और दूसरा पार्ट में एक पी टाइप अर्धचालक की बैंड संरचना में संयोजकता बैंड से इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उपरग्राही ऊर्जा स्तर है। ठीक है, प्रकाश की उस महत्तम तरंग लंबाई की गणना करें जो एक ग्राही रिक्त होल बना सके। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले पीएन जंक्शन एक वाल्व होता है। वाल्व का मतलब क्या होता है, एक साइड से जाने देने वाला। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ वाल्व होता है। तो पीएन जंक्शन भी देखते हो कि फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स में काम नहीं करता है। तो कह सकते हैं वाल्व वह युक्ति होती है जो द्रव्य या हवा आदि को अपने द्वारा एक ही दिशा में गमन करने देती है। उसी प्रकार पीएन संधि को भी अगर बायस करने पर ही इसमें धारा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। जस्ट पीछे देखे थे अगर बायस में फॉरवर्ड बायसिंग। अतः पीएन संधि डायोड एक वाल्व की तरह होता है, क्योंकि विद्युत का प्रवाह क्या होता है, एक ही दिशा में हो सकता है। यदि उल्टा जोड़ोगे तो नहीं होगा, रिवर्स बायसिंग के केस में। नेक्स्ट हमारा कह रहा है एक पी टाइप अर्धचालक की बैंड संरचना में संयोजकता बैंड 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब उपरग्राही ऊर्जा स्तर है। ठीक है, ऊर्जा स्तर है मतलब ई हमको दे के रखा है
57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, प्रकाश की उस महत्तम तरंग लंबाई की गणना करें जो उस ग्राही रिक्त बना सकता है। तो हम लोग जानते हैं E इक्वल्स टू क्या होता है, hc/, ठीक है, लेमडा तरंग लंबाई। तो ये हमको निकालना है, मतलब hc/e। h की वैल्यू कितनी है हमको ऑलरेडी दे के रखा है, कितना है 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, इंटू C की वैल्यू कितनी दे के रखी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई, और E की वैल्यू कितनी देख रहे हैं 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 57 मेगा का मतलब डेका हेक्टो किलो मेगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट साफ, सेकंड से सेकंड साफ, बच गया सिर्फ मीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2.18 इंटू 10⁻, कितना -14 मीटर। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। इक्वल्स टू hc बाई लेमडा ऑलरेडी पढ़ते हैं हम लोग, या ये भी पढ़े हैं h इंटू न्यू। तो अपने को अभी इसकी जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। नेक्स्ट, जेनर डायोड क्या है, वोल्टता नियंत्रक के रूप में इसके उपयोग की व्याख्या करें। ठीक है, तो जेनर डायोड कुछ ऐसा दिखता है, यदि ऐसा आप शायद प्रैक्टिकली ये वाला देखे होंगे कभी, ठीक है, और बुक्स वगैरह में जेनर डायोड का सिंबॉलिक फॉर्म ये हमारा होता है, तो इसकी चर्चा करते हैं। तो जेनर डायोड की चर्चा ऑलरेडी इससे पहले हम लोग कर चुके हैं, तो कुछ नया नहीं है इसके अंदर, सेम कहानी। नेक्स्ट हमारा है वोल्टेज नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड। अब देखिए, वोल्टेज नियंत्रक के रूप में ऐसे होता है कि यदि मान लो इस साइड से कोई फ्लक्चुएटिंग, मतलब जो टाइम के रिस्पेक्ट में कभी बदल सकता है, ऐसा कुछ डीसी आ रहा है, तो उस टाइम में ये क्या करेगा कि जब ये जो हमारा लोड लगा हुआ है, ठीक है, इसको एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, मान लीजिए इसको 3 वोल्ट ही चाहिए, ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये 1 से लेके कितना था 10 तक जा रहा है, तो ये क्या करेगा, एक हमने इसको जेनर डायोड को लगा दिया कुछ इस तरीके से लोड के साथ पैरेलली, जिससे क्या करेगा, जब तक ये 3 वोल्टेज तक है तब तक तो ये इसको पास करने देगा, उस टाइम में हमको जेनर डायोड से करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि ये जेनर डायोड रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो ही ये 3 वोल्ट से ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में जेनर डायोड बैक रिवर्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देगा, जिसके कारण इसकी जो वोल्टेज है आरएल जो लोड लगा हुआ है उसका वोल्टेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, जिसके कारण ये क्या है, वोल्टेज नियंत्रक की तरह रूप में काम करता है। तो कह सकते हैं पहला केस, जब निवेशी वोल्टेज बढ़ाया जाता है तो आर और जेनर डायोड में करंट बढ़ता है, मतलब इसमें और इसमें करंट बढ़ता है। एक बार वोल्टेज बढ़ेगा, एक बार यह घटेगा, यही तो काम होता है ना। तो केस 1 में हमने वोल्टेज को क्या किया, बढ़ाया। वोल्टता के बढ़ने से विभव का पतन प्रतिरोध आर में बढ़ता है, मतलब जो विभव बढ़ा, मतलब वोल्टेज बढ़ा, तो वहां उसका कहीं ना कहीं तो उसको रोकना पड़ेगा ना, उतना वोल्टेज तो वो जाने नहीं देगा, तो कहां रुकेगा, उसका पतन कहां होगा, इस आर में, जिससे जेनर डायोड के वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं आता है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज का कोई डिफरेंस नहीं आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रेकडाउन क्षेत्र में जेनर डायोड में करंट बदलने के बावजूद जेनर वोल्टेज स्थिर रहता है। अभी ग्राफ याद होगा, इससे पहले दिखाए थे, उसमें क्या था, वोल्टेज एकदम जो ही ग्राफ आया था सीधे नीचे भाग गया था, वहां वोल्टेज चेंज नहीं होता है। ठीक है, करंट चेंज हो जाए लेकिन वोल्टेज वही रहता है, वही बात है। तो इस फिगर को आप बनाओगे, ये केस 1 है, केस 2 में क्या करेंगे, वोल्टेज कम हो जाएगा तो क्या होगा कहानी, पहले इसको नोट कर लेंगे। अब केस 2 में क्या है कि ये इसी तरह जब निवेशी वोल्टेज घटता है, जब वोल्टेज क्या होगा, घटेगा, तो आर और जेनर डायोड में करंट घटेगा। ओके, आर में भी और जेनर डायोड में भी करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। वोल्टता के घटने से विभव का पतन कहाँ, यहाँ भी विभव का जो भी प्रॉब्लम आना है या कमना या ज्यादा, वो सारा सारा किसके अंदर होना है, इसके अंदर होना है, जिससे जेनर डायोड के वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमेशा जो भी काम कर रहा है यही कर रहा है, वोल्टेज को कमाना या जो भी नुकसान करना है इसी रेसिस्टेंस के अंदर होगा, लेकिन इस दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज का कहीं भी ड्रॉप नहीं होगा। इस प्रकार इनपुट वोल्टेज में वृद्धि या कमी के परिणाम स्वरूप जेनर डायोड में वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। पीछे भी देखे थे, बढ़ा तो भी इस दोनों पॉइंट के बीच में कुछ नहीं बदला, घटा तो भी इस दोनों पॉइंट के बीच में कुछ नहीं बदला। तो
इसलिए हम कह सकते हैं कि जेनो डायोड किसकी तरह व्यवहार करता है, वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं जेनो डायोड किसकी तरह व्यवहार करता है, वोल्टेज नियंत्रक की तरह। थोड़ा सा पढ़िएगा, कहानी है। और इसका यदि डिटेल, ठीक है, डिटेल समझने का आपके पास अभी टाइम नहीं है तो कहानी ध्यान में रखिए, क्योंकि डिटेल तो डिटेल होता है, समझने में टाइम लगता है और आपको टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, तो ही कोई समझा सकता है आपको। क्या क्या है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रावर्तक का परिपथ आरेख खींचे। ये 2 मार्क्स में छूट गया था, ओके, तो यहां मैंने डाल दिया। कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है, आप ध्यान में रख सकते हो। 2010 में पूछे हुए, 2010 में पूछा, चांस कम ही है पूछने का। तो इस टाइप का डायग्राम होता है जो आपको पूरा डिटेल वहां पे बनाना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपका सेमीकंडक्टर कंप्लीट, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।